बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बार बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मोटरवे केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली मलही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुल्जिम आबिद मलही को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम वाक़े के 33 रोज के बाद गिरफ्तार हुआ। केस का दूसरा मुल्जिम शफकत जुडिशल रिमांड पर जेल में है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मलही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुल्जिम आबिद मलही को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम वाक़े के 33 रोज के बाद गिरफ्तार हुआ। केस का दूसरा मुल्जिम शफकत जुडिशल रिमांड पर जेल में है। हुकूमत ने अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत दे दी। अपोजिशन जिस शहर में चाहे जलसा करे, नहीं रोका जाएगा। एनओसी भी जारी कर दिया जाएगा। कोरोना एसओपीज की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि एहतजाज करें मगर इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत ने अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत दे दी। अपोजिशन जिस शहर में चाहे जलसा करे, नहीं रोका जाएगा। एनओसी जारी कर दिया जाएगा। कोरोना एसओपीज की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि एहतजाज करें मगर इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक कोई मसला नहीं, हुकूमत ने फ्री हैंड दे दिया। जिस शहर में चाहें जलसा करें, रोकेंगे नहीं। एनओसी जारी कर दिया जाएगा मगर जलसों में कोरोना एसओपीज की पाबंदी यकीनी बनाना होगी और मुकामी इंतजामिया इस हवाले से जिम्मेदार होगी। ये फैसले हुए वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में होने वाले खुसूसी इजलास में। ये भी फैसला हुआ कि मरियम नवाज समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को जलसों में शिरकत की इजाजत दी जाएगी। बताया गया कि अपोजिशन जलसे करके खुद को बेनिकाब करेगी क्योंकि वो अवाम को घरों से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगी। दौरान इजलास वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना अपोजिशन का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अवाम की नहीं बल्कि सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ्फुज की तहरीक है, जबकि अवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वजीर आजम को डिक्टेटर करार देते हुए उन्हें काबीना में माफियाज का सरपरस्त करार दे दिया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि 11 बार नोटिस ले चुके मगर महंगाई कम नहीं हुई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अक्ल से आ रही हुकूमत का मुहासबा करेगी। नए पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हुक्मरानों का यौम हिसाब आने वाला है। चीनी को इंपोर्ट करते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। और माफिया कहाँ है? माफिया तो काबीना में बैठे हैं, इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। न्याजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर काबीना में बैठे हैं, पॉलिसियां देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बाहर से मुआशी टीम आकर बैठ गई है, उसको क्या पता कि एक रेडी वाले का क्या मसला है। जब गरीब आदमी के बच्चे भूख से बिलखते हैं, दूध से बिलखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइन का क्या फायदा जो मोइन क्रैशी की तरह बैग उठाएंगे और बाहर के मुल्क चले जाएंगे, और गरीब आदमी वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बड़ी गवर्नेंस की बातें करते थे, वो नासिर दुरानी कहाँ गया? आज ऐसा सीटी पे बैठाया हुआ जो 6 साल जिसको तरक्की नहीं मिली कि वो मॉरल करप्शन, उस पे अपना जो है फाइनेंशियल करप्शन के एलिगेशंस हैं। मुआशी माहिरीन है, वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक ये मईशत जो है ना, वो सांस नहीं आएगा। इसको ना मईशत को सांस आ रहा है ना गरीब। मरियम नवाज कहती हैं कि वोट को इज्जत हो। पासवान नून लीग की राबिता अवामी मुहिम का हिस्सा है। मुहिम वोट की अहमियत उजागर करने के लिए शुरू की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से कारकुनों ने मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था कि मुहिम का मकसद मुल्क में हकीकी जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाना है। आइन की पासबानी पाकिस्तान की पासबानी है। मजबूत आइन खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। मरियम नवाज का कहना था कि जमहूरियत में मुकालमे और दलील से इख्तलाफ राय के तबादले की मुस्बत इक़दार को फरोग दिया जाए। ईमान इत्तेहाद तंजीम पर कारबंद रहते हुए वोट को इज्जत दो का पैगाम फैलाया जाएगा। आइन की सरबुलंदी, इज्जत, खुद मुख्तारी और खुशहाली आइन और वोट की हुर्मत से ही मुमकिन है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर पूरे मुल्क में तमाशा लगा है। अगर लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो इमरान खान के खिलाफ भी पर्चा कर सकता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
نیب کے کیس جو ہے بہت پیچھے غداری کے کیس بن گئے ہیں، اور شاہدرہ تھانہ لاہور میں جو ایک ایس ایچ او صاحب ہیں جو رات کے 2:30 بجے پاکستان کے آدھے جو سیاستدان ہیں ان پر غداری کے مقدمے درج کرتے ہیں، تو آج کل تو یہی حکومت چل رہی ہے۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ یہ کیس جس کے ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ 28 کلو ان کا وزن ہے، جو نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے چیئرمین جاوید اقبال صاحب کے سگنیچر کے ساتھ، ان دستاویزات کا وزن 28 کلو ہے۔ لیکن جب ہائی کورٹ میں جج صاحب پوچھتے رہے بار بار کہ یہ بتائیں کہ ان افراد کا جرم کیا ہے، تو نیب جرم نہیں بتا سکتے۔ تو یہ آج نیب کی معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مال بنایا۔ موصوف نہ صرف خود کرپشن کرتے رہے بلکہ شریفوں کے سہولت کار بھی تھے۔ شہباز گل نے شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرپٹ گروہ روز نئی آڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اب جواب دہی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے قومی ایئر لائن خسارے میں جبکہ ان کی ذاتی ایئر لائن منافع میں رہی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ آل شریف کی کرپشن کی دم پر عدالتی اور احتسابی اداروں نے پاؤں رکھا تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ قومی پارٹی کے دعوے دار نون لیگ نے پگ کی صورت میں پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پگ کے نیچے سارے نون لیگی ٹھگ ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اندرونی دھڑے بازی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر پگ پہن کر خوشی کا اظہار کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی نے مولانا عادل خان کے قتل کی تحقیقات میں وفاقی وزیر شیخ رشید کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے اپوزیشن کے اجتماعات میں دہشت گردی کے بیانات دیے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ کن کن ذرائع سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں۔ کہ جو جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم اس کو قانون کے مطابق کرو، مطلب مذاق نہیں ہے بہت بڑا یہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جلسوں کا اعلان ہی اس حکومت کی ٹانگوں کو لرزا دیا ہے ہم نے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ گجرانوالہ کا جلسہ بھی ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا جلسہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے چہروں پر جو نحوست آپ کو نظر آ رہی ہے جب یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں شیخ رشید ٹائپ کے لوگ، تو یہ مزید جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی۔ اور یہ جو دھمکیاں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پرامن مخالفین ہیں، جو پرامن سیاسی کارکن ہیں، جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جلسوں پہ آپ دہشت گردی کریں۔ اور اگر کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری یہ حکومت ہوگی اور شیخ رشید ٹائپ۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعظم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے اضافی عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے معاون خصوصی کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل اعظم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی کے اضافی عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ نے وکلا کنونشن سینٹر کی تقریب میں شرکت کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب انچارج کنونشن سینٹر اور متعلقہ وزارتوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہے، کسی ایک گروپ کا نہیں۔ عمران خان ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے۔ بظاہر کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی کسی خاص گروپ کے ساتھ لائن نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے وکلاء کی تقریب میں شرکت کر کے کسی ایک گروپ کی حمایت کی۔ انچارج کنونشن سینٹر بتائیں کہ کیا اس تقریب کے اخراجات ادا کیے گئے؟ وزیر اعظم ملک کے ہر فرد کا وزیر اعظم ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب قاسم چوہان نے کہا ہر سیاسی جماعت کا ایک ونگ ہے۔ آرٹیکل 17 جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا وزیر اعظم کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تقریب کسی پرائیویٹ ہوٹل میں ہوتی تو اور بات تھی۔ تقریب کے لیے ٹیکس پیئر کے وینیو کا استعمال کیا گیا۔ کنونشن سینٹر کسی کی ذاتی جائیداد نہیں۔ کیا سپریم کورٹ کا جج وکلاء پینل کی تقریب ہولڈ کرا سکتا ہے؟
عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ کی جو مرضی ہے کریں، کیا وزیر اعظم نے یہ اقدام کر کے درست کیا؟ آپ صوبے کے پرنسپل لا آفیسر ہیں، شاید آپ کی نوکری چلی جائے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے پر بینچ تشکیل دینے کے لیے عدالتی حکم نامہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ثانیہ بلدیہ کیس میں 5 مجرموں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے 4 ماہ کے اندر تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کے 5 سزا یافتہ مجرمان کی اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ رحمان عرف بھولا، زبیر عرف چتیا، علی محمد ارشد محمود اور فضل احمد نے سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے باوجود ملکی معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی محنت سے ترسیلات زر مزید بہتر ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ ستمبر 2020 میں بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر 2 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچی۔ یہ ترسیلات زر گزشتہ سال ستمبر سے 31% اور اگست 2020 سے 9% زیادہ ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا۔ بیس پر جنگی تیاریوں آپریشنل یونٹس کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پہنچے تو سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بیس پر جنگی تیاریوں آپریشنل یونٹس کا بھی جائزہ لیا۔ مجرموں کی حوالگی اور واپسی کے معاملے پر پاکستان اور برطانیہ نے معاہدے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کر لیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر اور مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی اور داخلہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی اور واپسی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی بھی جدید دور کا تقاضا ہے جس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ میڈیا سینٹر میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج کل تو فیک نیوز کی بہار ہے اور بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ہمارے نظام زندگی پر واضح اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی تشخص اجاگر کرنے کے لیے خارجہ پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی بھی ملک میں دفتر خارجہ اور وزارت اطلاعات کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ناراض رکن میاں جلیل شرقپوری کے ساتھ اسمبلی میں بدتمیزی کے معاملے پر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو تحریری درخواست موصول ہو گئی۔ جلیل شرقپوری نے درخواست میں میاں عبدالرؤف، مرزا جاوید اور دیگر لیگی اراکین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسپیکر کے نام درخواست میں بتایا کہ میاں عبدالرؤف نے بدتمیزی کا آغاز کیا، مرزا جاوید بھی اس میں شامل ہو گئے، زبردستی استعفیٰ لینے کی کوشش کی گئی، میری دستار پر لوٹے رکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ مولانا عادل خان کی شہادت سے ملک ایک جید عالم سے محروم ہو گیا ہے۔ شہید نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا، خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے جامعہ فاروقیہ میں مولانا عادل خان کے صاحبزادوں سے اظہار تعزیت کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ ہے جس کا تانے بانے سازشی عناصر سے ملتے ہیں۔ اس ٹارگٹ کلنگ کا مقصد افراتفری پھیلانا ہے۔ حکومت اور عوام ملک دشمنوں کی سازشوں سے باخبر ہیں۔ بالخصوص علماء کرام نے اس نازک صورتحال میں جس تحمل، صبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومتی ٹائٹینک مہنگائی کے سونامی میں غوطے کھا رہا ہے۔ سبز باغ دکھانے والوں نے غریب کو مہنگائی کے بھنور میں پھنسا دیا۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے مہنگائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مہنگائی کا گراف دن بدن اوپر اور حکومت کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب حکومت خود مہنگائی کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جو کام حکومتی مشینری کے ہیں وہ کام وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں احتساب کا ڈرامہ رچایا گیا، ہم نے ملک بنایا اور ہمیں ہی غدار کہا گیا۔ بہاولپور میں لیگی کارکنوں سے خطاب میں سعد رفیق کا کہنا تھا کہ جو آئین کی حکمرانی مانگے، ووٹ کی حرمت مانگے، اسے غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ جو سوال پوچھے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عمران خان کو میرے حلقے میں
जबरदस्ती 600 वोटों से जितवाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि 16 अक्टूबर को पीटीएम के जलसा से बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करेंगे। हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी हैं। कमर जमान कायरा ने नारोवाल और सियालकोट में खिताब करते हुए कहा कि हम हर हालत में हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। हमारी तारीख ये है कि हम एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देखते। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली के फी यूनिट ₹2.89 महंगी कर दी। पावर डिवीजन ने कई इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फी यूनिट तक महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में दुकान में सिलेंडर फट गया, 9 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन इकबाल के इलाके नेपा चौरंगी के करीब एक दुकान में सिलेंडर फट गया, धमाके से 9 अफराद जख्मी हो गए। मुतासिरीन में करीबी कच्ची आबादी के मकीन भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंचे और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए यूरोप जाने की ख्वाहिश ने 5 पाकिस्तानी नौजवानों की जान ले ली। नौजवान इटली और यूनान जाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी नौजवान यासिर आदिल, मेहर अली, सनावर और अब्दुल्ला गैर कानूनी तौर पर यूनान और इटली जा रहे थे। इनकी हलाकतें फायरिंग और दम घुटने से हुई। जाँ बहक होने वाले नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के देहातों से है। इंसानी स्मगलर नौजवानों को बगैर पासपोर्ट के यूनान और इटली ले जा रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6580 हो गई। मजीद 385 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,19,317 हो गए। 3,04,185 मरीज सेहतयाब, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 8,552 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 10 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,258, सिंध में 2,555, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बिल्तिस्तान में 90, आज़ाद कश्मीर में 78 और इस्लामाबाद में 189 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,82,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,78,00,000 हो गई। 2,84,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,20,000, ब्राजील में 1,50,506, भारत में 1,09,208, तुर्की में 8,837, अफगानिस्तान में 1,475 और सऊदी अरब में 5,043 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी रवैये को बेनकाब कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से भारतीय फौज कश्मीरियों के खिलाफ हर जालिमाना हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने दफातर बंद कर दिए, इसलिए ये कहने का कोई हक नहीं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कश्मीर के तनाज़े का नोटिस ले रही है। और अब खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने श्रीनगर में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। श्रीनगर के इलाके रामबाग में गासिब फौज ने 2 नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की 8 गोलियों को निशाना बना लिया। वाक़े के खिलाफ कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन और भारतीय फोर्सेस में झड़प हुई, जिसमें मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी हो गए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा,
सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब टुडे इंटरनेशनल। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और अमाराती वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों सरबराहान मुमलकत ने जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमाराती वली अहद से टेलीफोनिक राबिते की तस्दीक में कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ गुफ्तगू में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सियाहत, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर भी तय कर लिए गए। चीनी वजीर खारजा वांग जी से ईरानी हममनसब जवाद जरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता के कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीनी वजीर खारजा वांग जी से ईरानी हममनसब जवाद जरीफ ने चीन में मुलाकात की। चीनी वजीर खारजा ने मशरक़ वस्ता में तनाव को खत्म करने के लिए कसीरुलजहती फोरम का मुतालबा किया। वांग जी ने कहा कि मुश्तरका फोरम बातचीत के जरिए बाहमी अफहाम तफहीम में इजाफा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में नामानों के पर अड़ गए, जहां पर ट्रंप ने कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया। कहते हैं कि कोरोना से सेहतयाब हो चुका हूं, अब कोई खतरा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद भी कोरोना को सीरियस ना लिया। कहां की पाबंदियां, कहां की एसओपीज, सदर ट्रंप ने तमाम एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं कि वो कोरोना का शिकार हो चुके, अब इनकी कुव्वत मुदाफत पैदा हो चुकी है। और अब इलाकाई खबरें। गुजरखान मंदरा टोल प्लाजा पर बस की ब्रेक फेल होने से गाड़ियों से टकरा गई। 2 खातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिए गए। जीटी रोड मंदरा टोल प्लाजा पर बस की ब्रेक फेल होने के बाद हादसा पेश आया। बस 2 गाड़ियों से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नूरशाह पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। डीपीओ अमीर तैमूर की हिदायत पर पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फजलताद बलोच रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम अरसे दराज से मुनशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुब्तला कर रहा था। किसी भी मजमा खिलाफ कानून से बेहतर अंदाज में निमटने के लिए पुलिस लाइन सरगोदा में एंटी राइट ट्रेनिंग कोर्स का आगाज किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी और रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन सरगोदा अफजाल अहमद को असर के अहकामात की रोशनी में किसी भी मजमा का खिलाफ कानून से बेहतर अंदाज में निमटने के लिए ज़काउल्लाह शहीद पुलिस लाइन्स में एंटी राइट ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया गया, जिसमें तमाम थानों के पुलिस अफसरान जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालिया में 2 ग्रुपों में फायरिंग। होटल पर बैठा नौजवान जामहक रिक्शा ड्राइवर समेत 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने थाना फालिया के इलाके हिलना चौकी के करीब वाक़या प्रॉपर्टी डीलर्स पर फायरिंग की, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स ने जवाबी तौर पर अंधाधुंध फायरिंग की। सड़क के दूसरी तरफ होटल पर बैठा मेहरान रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद अली और राहगीर नसीम खान शदीद जख्मी हो गए। सवात मंगलोर में पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 डकैत हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मंगलोर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर हाई स्कूल के करीब फायरिंग का वाकया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डकैत हलाक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जमील अहमद के नाम से हुई और सवात पुलिस को डकैती की वारदातों में मतलूब था।
लियाकत पुर करप्शन के इल्जाम पर DPO मुंतजिर मेहदी ने एक्शन लेते हुए 2 SH को सर्विस से मुअत्तल कर दिया। DPO रहीम यार खान मुंतजिर मेहदी ने करप्शन के इल्जाम पर 2 SHO को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। SHO लियाकतपुर राना मोहम्मद अशरफ और SHO थाना रुकनपुर रमजान को करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। शोरकोट उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार शंगीज खान काकड़ ने शोरकोट बार एसोसिएशन का दौरा किया और वकला से मुलाकात की। उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल शंगीज खान काकड़ एडवोकेट ने शोरकोट बार एसोसिएशन का दौरा किया। इस मौके पर बार रूम में सदर बार शेख अताउल्ला एडवोकेट, सेक्रेटरी बार राशिद अली चौधरी एडवोकेट समेत मेंबरान शोरकोट बार एसोसिएशन और सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद यूनुस नौमी भी मौजूद थे। बहावलपुर 9वें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2020 ज़ेरे तमाम पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एकेडमी लाहौर में होने वाले मुकाबलों में डेपेल रेस्क्यू चैलेंज में बहावलपुर ने पहली पोजीशन हासिल की। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बाकिर हुसैन ने 9वें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज ज़ेरे एहतमाम लाहौर सर्विस एकेडमी में मुनक्किद हुए नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की टीम ने भरपूर शिरकत की और तमाम रेस्क्यू इदारों के साथ हिम्मत और जोश और जज्बे से मुकाबला किया। गहरे कुएं में मुतासिर अफराद को निकालने के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। ऑल नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2020 बहावलपुर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। शेखुपुरा सियासी और समाजी रहनुमा जावेद गादी की नमाज जनाजा जंजियाला रोड हॉकी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिटी MNA मियां जावेद लतीफ, साबिक चेयरमैन बल्दिया मियां अमजद लतीफ, सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां तैमूर खालिद, सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल मिर्जा काशिफ बेग, सीनियर नायब सदर मोहम्मद एहसान जट के अलावा सियासी, समाजी और सहाफी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का वर्कर्स कन्वेंशन अल्लामा राशिद सोमरो का कहना है कि इनकलाब के लिए दुआओं की नहीं बल्कि दवा की जरूरत है। ठट्टा में जमीयत उलमा इस्लाम डे के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्लामा राशिद सोमरो का कहना था कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शमूलियत के बाद मसलहत पसंदी छोड़ देनी चाहिए। उनका कहना था कि मौलाना डॉक्टर आदिल के कातलों की शनाख्त और गिरफ्तारी तक हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी और जिम्मा नहीं हो सकती, जबकि सिंध के जजायर की तकसीम का सदारती ऑर्डिनेंस दरअसल सिंध की तकसीम का फैसला है। पार्टी 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की जेर सदारत नवाब शाह में मुशावरती इजलास। निसार अहमद खोड़ो समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनान खिताब करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर को कराची में पार्टी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर कातलाना हमला किया गया था। अब कराची में ही 18 अक्टूबर को PDM के प्लेटफॉर्म से एक भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने महंगाई करके अवाम को सख्त परेशान कर दिया, इंशाअल्लाह जल्द इस हुकूमत का खात्मा होगा। और अब खबर यह है कि दादू में फरजाना जमाली को बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ इंसाफ के हसूल के लिए सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। शुरा का कहना था कि बाअसर अफराद ने फरजाना जमाली की 27 एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। कब्जा माफिया बाअसर अफराद हैं और वो हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर फरजाना जमाली की ज़मीनों से कब्जा खत्म करवाए। अंगोरजा के करीब नेशनल हाईवे पर खौफनाक कार हादसे में 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। कार सवार सक्खर से कराची जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका, जिससे वो बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। जहाँ बहक होने वालों में से एक की शनाख्त लाहौर के तलाल हैदर से हुई है। थरपारकर के इलाके छाछरो में पुरस्टार ज़हनी बीमारी में मुब्तला नौजवान गुज़श्ता 14 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बेटे की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। वालिद ने हुक्काम आला से और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील कर दी। थरपारकर के इलाके छाछरो का नौजवान नरेश कुमार पुरस्टार ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। गुर्बत के बायस इलाज न होने पर नौजवान के वालिदैन ने इसे गुज़श्ता 14 सालों से जंजीरों के साथ बांध रखा है। नरेश कुमार के वालिदैन का कहना है कि बेटे की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने आला हुकाम और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। टंडोवाला यार के इलाके कमारो शरीफ में अचानक आतिशज़दगी से मुतअद्दिद कच्चे घरों को आग लग गई। ये आपको बताएं कि लगने वाली आग से मुतअद्दिद कच्चे घर जलकर खाकसर हो गए। मुतासरीन और अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। फौरी इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला न पहुंच सका। पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के कायम मुकाम सदर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बरहनुद्दीन ने
کہا کہ وفاقی حکومت نے سندھ میں بارش متاثرین کو لاوارث چھوڑ دیا۔ عمرکوٹ کنٹری میں صوفی فقیر نواز سنگھو کی رہائش گاہ پر پارٹی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 18 اکتوبر کو کراچی میں ہونے والے پی ٹی این کے جلسے میں شرکت کے حوالے سے تیاریوں پر غور کیا گیا۔ پارٹی اجلاس کے دوران رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اگست میں ہونے والی بارشوں سے ضلع عمرکوٹ کی 11,70,000 آبادی میں سے 4,50,000 آبادی متاثر ہوئی۔ سندھ حکومت نے وسائل کی کمی کے باوجود متاثرین کی بھرپور مدد کی، جبکہ وفاقی حکومت اور NDMA نے متاثرین کی خاطر خواہ مدد نہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔